हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर क्लास। तो आज के क्लास में हम शुरू करेंगे गवर्नर। तो चलिए शुरू करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इनविसेजेस द सेम पैटर्न ऑफ गवर्नमेंट इन द स्टेट्स एज दैट फॉर द सेंटर, दैट इज ए पार्लियामेंट्री सिस्टम। मतलब ये कि हमने ये देखा था कि जो हमारा यूनियन है, हमारा जो कंट्री है इंडिया, वहाँ पे जो गवर्नमेंट का सिस्टम है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम है। अमेरिका की तरह हमारे यहाँ प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं है। जो भी हमारे यहाँ डिसीजन लेती है वो पार्लियामेंट लेती है, यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर है और उसके पीछे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो मिलके कोई भी डिसीजन लेते हैं। यानी हमारे यहाँ जो रियल एग्जीक्यूटिव हेड है वो पार्लियामेंट है, ना कि प्रेसिडेंट है। उसी तरीके से अगर हम स्टेट की भी बात करें तो स्टेट में भी जो गवर्नमेंट का सिस्टम है वो एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अब इसके आगे है पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द स्टेट एग्जीक्यूटिव। हमने ये देखा था कि जो पार्ट 5 था वो यूनियन एग्जीक्यूटिव को डील कर रहा था, और पार्ट 6 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है वो डील करता है स्टेट एग्जीक्यूटिव को। इसके आगे है द स्टेट एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट्स ऑफ द गवर्नर, द चीफ मिनिस्टर, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। अगर यूनियन एग्जीक्यूटिव की बात करें तो हमने वहाँ पे देखा था कि वहाँ पे प्रेसिडेंट था, वाइस प्रेसिडेंट था, प्राइम मिनिस्टर था, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स था और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया था। यहाँ पे प्रेसिडेंट की जगह गवर्नर है, वाइस प्रेसिडेंट की जगह यहाँ पे वाइस गवर्नर का कोई पोस्ट नहीं होता है, प्राइम मिनिस्टर की जगह चीफ मिनिस्टर है, वहाँ भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थे और यहाँ भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। और उसके बाद वहाँ पे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया था और यहाँ पे एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट है। ठीक है। There is no office of vice governor in the state like that of vice president at the center। यह अभी हम लोग इसको मैंने अभी इसको डिस्कस भी किया कि जैसे हमारा कंट्री है इंडिया के लिए यूनियन लेवल पे एक और पोस्ट था जो वाइस प्रेसिडेंट का था, लेकिन उसी के बेसिस पे वाइस गवर्नर का कोई पोस्ट नहीं होता है स्टेट में। स्टेट में सिर्फ और सिर्फ गवर्नर होता है। The governor is the chief executive head of a state, but like the president, he is a nominal executive head, या जिसको हम constitutional head भी बोलते हैं, या जिसको हम de jure head भी बोलते हैं। The governor also acts as an agent of the central government, therefore the office of governor has a dual role। अगर इसको हम कंपेरिजन करें यूनियन एग्जीक्यूटिव से, तो हमने देखा था कि वहाँ पे जो यूनियन एग्जीक्यूटिव हेड था वो प्रेसिडेंट था। सारा डिसीजन जो लिया जा रहा था वो इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट था, लेकिन उसके सारे डिसीजन के पीछे जो एक्चुअल डिसीजन था वो प्राइम मिनिस्टर का था और उसके साथ जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स था उसका था। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रेसिडेंट सिर्फ नॉमिनल एग्जीक्यूटिव था, कहने मात्र के लिए एग्जीक्यूटिव था, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल हेड भी बोलते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा मेंशन है कि हर चीज़ के पीछे, हर एक्शन के पीछे हेड वही है। फिर एक और टर्म हमने देखा था डी यूरे एग्जीक्यूटिव, तो वो सब प्रेसिडेंट था। उसी तरीके से गवर्नर भी स्टेट का एग्जीक्यूटिव हेड होता है, लेकिन ये नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड होता है, जिसको आप कॉन्स्टिट्यूशनल हेड बोल सकते हैं या डी यूरे हेड भी बोल सकते हैं। लेकिन प्रेसिडेंट को वहाँ पे सिर्फ यूनियन को देखना था, लेकिन यहाँ पे गवर्नर को एक और एक्स्ट्रा काम मिलता है। ये तो हमने देख लिया कि वो स्टेट का नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड है, साथ ही साथ वो एक एजेंट की तरह काम करता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, क्योंकि हम आगे देखेंगे कि उसका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, उसका फंक्शनलिटी कैसे होता है, तो हमें ये पता चलेगा कि जो गवर्नर होता है वो एक एजेंट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो इसका यहाँ पे दो काम हो गया, इसीलिए यहाँ पे ऐसा लिखा है देयरफॉर द ऑफिस ऑफ गवर्नर हैज ए ड्यूल रोल। तो पहला रोल क्या हो गया, एक तो वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड हो गया लाइक प्रेसिडेंट, और एक्स्ट्रा इसको ये रोल मिला है कि वो गवर्नर एज ए एजेंट की तरह काम करता है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। अब अगला पॉइंट है यूजुअली देयर इज ए गवर्नर फॉर ईच स्टेट, बट द 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956 फैसिलिटेटेड द अपॉइंटमेंट ऑफ द सेम पर्सन एज ए गवर्नर फॉर 2 और मोर स्टेट्स। आपको पता है कि हमारे कंट्री में 28 स्टेट्स हैं और यूनियन टेरिटोरीज भी है, तो स्टेट और यूनियन टेरिटोरी में गवर्नर्स होते हैं। तो जितना स्टेट होगा उतना गवर्नर होना चाहिए।
हर स्टेट में होना चाहिए गवर्नर। लेकिन जो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था तो उसमें ये बताया गया कि एक ही पर्सन को आप एक से ज़्यादा स्टेट को दे सकते हैं। मतलब ऐसा हो सकता है कि एक ही पर्सन बिहार का भी गवर्नर हो और वही उड़ीसा का भी गवर्नर हो, या फिर किसी और स्टेट का या किसी यूनियन टेरिटरी का गवर्नर हो। ठीक है, ऐसा पॉसिबल है। अब देखते हैं कि गवर्नर का अपॉइंटमेंट कैसा होता है। द गवर्नर इज नाइदर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल नॉर इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय स्पेशली कॉन्स्टिट्यूटेड इलेक्टोरल कॉलेज एज इन द केस विद द प्रेसिडेंट। हमने प्रेसिडेंट के केस में देखा था कि प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन था वो एक इनडायरेक्ट इलेक्शन होता था और उसका जो इलेक्टोरल कॉलेज था उसमें राज्यसभा, लोकसभा या हम बोले पार्लियामेंट के इलेक्टेड मेंबर्स, साथ ही साथ जो लेजिस्लेटिव असेंबली था स्टेट का या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल, यदि अगर बाई कैमरल गवर्नमेंट है वहाँ पे, तो उसके जो इलेक्टेड मेंबर्स थे, और साथ ही साथ दिल्ली और पुडुचेरी, ये 2 यूनियन टेरिटरी के जो इलेक्टेड मेंबर्स थे वहाँ के लेजिस्लेटिव असेंबली में, ये सभी मिलके इलेक्टोरल कॉलेज बनाते थे प्रेसिडेंट का, और वो प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते थे बाय इनडायरेक्ट इलेक्शन। लेकिन ऐसा गवर्नर के केस में नहीं होता है। गवर्नर के लिए कोई इलेक्शन नहीं होता है। तो फिर ये अब सवाल आएगा कि ये कैसे अपॉइंट किया जाता है। तो ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। इसका मतलब ये हुआ कि प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से किसी को भी गवर्नर अपॉइंट कर सकता है। मतलब इसके लिए कोई इलेक्शन नहीं होता है। प्रेसिडेंट को जिसको लगेगा कि इसको गवर्नर बना देना चाहिए वो अपने हैंड एंड सील से उसको वो गवर्नर बना देगा। तो ये एक पॉइंट है जो नोट करने लायक है। गवर्नर और प्रेसिडेंट में ये डिफरेंस भी है कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, गवर्नर का कोई इलेक्शन नहीं होता है। उसको अपॉइंट किया जाता है डायरेक्टली बाय द प्रेसिडेंट। सो इन अ वे ही इज ए नॉमिनी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आपको दिख रहा होगा कि अब गवर्नर को अपॉइंट करने का काम कौन कर रहा है? प्रेसिडेंट कर रहा है। और प्रेसिडेंट जो होता है वो किसका हिस्सा होता है? हमने देखा था यूनियन एक्जीक्यूटिव का होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट का वो एक्जीक्यूटिव हेड होता है, नॉमिनल। तो इसका मतलब ये हुआ कि गवर्नर को अपॉइंट करने का काम कौन कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसका मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट हम बोल सकते हैं कि गवर्नर को नॉमिनेट करने का काम कौन करता है? प्रेसिडेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसीलिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि गवर्नर जो है वो एक नॉमिनी है, यानी कि वो नॉमिनेट हुआ है बाय द प्रेसिडेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है। बट एज हेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन 1979 द ऑफिस ऑफ गवर्नर ऑफ स्टेट इज नॉट एन एम्प्लॉयमेंट अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, इट इज़ एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस। अभी तो हमने देख लिया कि प्रेसिडेंट जो है वो गवर्नर को अपॉइंट करता है। ठीक है, उसके लिए कुछ खास प्रोसेस नहीं है। इसका मतलब जो गवर्नर हुआ वो एक नॉमिनी है प्रेसिडेंट का या सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि एक वो एम्प्लॉयमेंट है, मतलब एक जॉब है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया है? ऐसा नहीं है। भले ही गवर्नर का जो अपॉइंटमेंट है वो प्रेसिडेंट के द्वारा होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा होता है, लेकिन उसको एक अलग सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी माना गया हमारे यहाँ। जैसे कि देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट में जैसे आप एम्प्लॉई है, अगर आप जॉब कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, तो आप अपने आप में एक ऑफिस नहीं है, आप किसी बड़े ऑफिस के अंडर में आप काम कर रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ कुछ ऑफिस है, कुछ पोस्ट है जो अपने आप में एक ऑफिस है, जैसे प्रेसिडेंट का हो गया, वाइस प्रेसिडेंट का हो गया। उसी तरीके से गवर्नर का जो पोस्ट है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में एक एम्प्लॉयमेंट नहीं है। भले ही इसका जो अपॉइंटमेंट होता है वो कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था और इसको सुप्रीम कोर्ट ने बताया था इन 1979 में। अब हम एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। तो इसका कुछ खास एलिजिबिलिटी नहीं है। सबसे पहला है कि ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया और उसका जो एज है वो 35 ईयर से ऊपर होना चाहिए। उसके बाद वो एलिजिबल है टू बी इलेक्टेड एज गवर्नर ऑफ एनी स्टेट। एडिशनली इसके अलावा हम देखते हैं कि कुछ और पॉइंट है जो ध्यान में रखा जाता है गवर्नर को अपॉइंट करने के लिए। वैसे ये मैंडेटरी पॉइंट नहीं है। जो एलिजिबिलिटी जो पॉइंट नंबर 1 और 2 है यही मैंडेटरी है
और ये इसको बस ध्यान में रखा जाता है ताकि जो फंक्शनिंग हो गवर्नर का वो अच्छे से हो। और कैसे होगा वो अभी आपको पता चल जाएगा। 2 कन्वेंशंस हैव ऑल्सो डेवलप्ड इन दिस रिगार्ड ओवर द ईयर्स, मतलब एक 2 परंपरा इसमें चलता आ रहा है जिसको हम फॉलो करते हैं। पहला है ही शुड बी एन आउटसाइडर, दैट इज ही शुड नॉट बिलोंग टू द स्टेट वेयर ही इज अपॉइंटेड सो दैट ही इज़ फ्री फ्रॉम द लोकल पॉलिटिक्स। ऑब्वियस बात है, अगर आप किसी एक स्टेट के ही अगर किसी पर्सन को आप गवर्नर बना देंगे तो फिर तो वो पहले से स्टेट के लोकल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होगा, तो जो उसका डिसीजन होगा वो बायस्ड होगा, वो गवर्नमेंट जो वहाँ का लोकल गवर्नमेंट है उसके फेवर में होगा। तो इससे फिर जो सेंटर और स्टेट का जो कोलाबोरेशन है वो अच्छे से काम नहीं हो पाएगा, जो सेंटर और स्टेट का जो रिलेशन है वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए ये कोशिश किया जाता है कि जो भी गवर्नर को अपॉइंट किया जाए वो उस स्टेट का ना हो, वो बाहर का हो, ताकि उसको लोकल पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट ना हो और वे फिर फ्री होकर सुचारू तरीके से वो एज ए एजेंट काम कर सके सेंटर का और स्टेट का। सेकेंड जो है, व्हाइल अपॉइंटिंग द गवर्नर द प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड टू कंसल्ट द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट कंसर्न्ड सो दैट द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट इज इंश्योर्ड। एक और चीज़ का ध्यान रखा जाता है क्योंकि अल्टीमेटली देखिए जो गवर्नर है वो भी नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड है, सारा डिसीजन उसी के नेम में होगा, सारे डिसीजन पे उसका सिग्नेचर मैंडेटरी होगा। तो इसीलिए चीफ मिनिस्टर से भी कंसल्ट प्रेसिडेंट करते हैं ताकि वो आपस में डिस्कस कर सके कि उनको कैसा गवर्नर चाहिए, ताकि जो उनका आपस में डिस्कशन हो, आपस में रिलेशन हो, वो स्मूथ तरीके से हो सके। तो ये 2 कन्वेंशन है, ये मैंडेटरी चीज़ नहीं है। हाउएवर बोथ द कन्वेंशंस हैव बीन वायोलेटेड इन सम ऑफ द केसेस, ये हो सकता है क्योंकि ये ऐसा मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, अब आगे आते हैं। टर्म ऑफ गवर्नर्स ऑफिस। A governor holds office for a term of 5 years from the date on which he enters upon his office। मतलब कितने साल का टेन्योर होता है उसका? 5 साल का। लाइक द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का भी टेन्योर होता है 5 साल का। However, this term of 5 years is subject to the pleasure of the president। अब ये एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस हो गया प्रेसिडेंट और गवर्नर में। प्रेसिडेंट के केस में हमने देखा था कि एक बार वो इलेक्ट हो गया उसके बाद वो 5 साल तक प्रेसिडेंट बना रहेगा। अगर प्रेसिडेंट को हटाना हो तो फिर उसके लिए इम्पीचमेंट प्रोसेस को लाना पड़ेगा, और जो इम्पीचमेंट प्रोसेस है वो अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। वो इतना आसान नहीं है कि प्रेसिडेंट को आप सीधे हटा दें। हमने पूरा प्रोसेस देखा था कि इम्पीचमेंट में क्या होता है और ये मेंशन है आर्टिकल 61 में। लेकिन गवर्नर के लिए ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है। गवर्नर को अपॉइंट करता है कौन? प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट जब चाहे तब उसको हटा सकता है। तो जो टर्म होता है 5 ईयर का वो होता है दिस इज सब्जेक्ट टू द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट जब चाहे वो उसको हटा सकता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि गवर्नर का जो मैक्सिमम टेन्योर होता है वो 5 साल का होता है, लेकिन उसको बीच में कभी भी हटाया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा। फर्दर ही कैन रिजाइन एट एनी टाइम बाय एड्रेसिंग ए रेजिग्नेशन लेटर टू द प्रेसिडेंट। ऑफ कोर्स अगर गवर्नर है, अगर उसका अगर खुद का मन नहीं है कि वो अब कंटिन्यू करे एज ए गवर्नर, तो वो अपना रेजिग्नेशन दे सकता है। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि वो रेजिग्नेशन किसको देता है, तो वो रेजिग्नेशन देता है प्रेसिडेंट को। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है और गवर्नर रेजिग्नेशन किसको देता है? तो दोनों का आंसर क्या होगा? प्रेसिडेंट। अगर हम प्रेसिडेंट के केस में चले तो प्रेसिडेंट को तो कोई अपॉइंट नहीं करता है, उसका इलेक्शन होता है, लेकिन उसको ओथ कौन दिलवाता है? CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और वो अपना रेजिग्नेशन किसको देता है? वाइस प्रेसिडेंट को। ठीक है, आगे आते हैं। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट इज नॉट जस्टिसिएबल। अभी हमने देखा था कि प्रेसिडेंट जो है अपनी मर्जी से उसको वो रिमूव कर सकता है, और उसका जो प्लेजर है, मतलब उसने क्यों ऐसा डिसीजन लिया, इस पे आप उंगली नहीं उठा सकते। इस बात को लेकर आप कोर्ट में नहीं जा सकते। ठीक है, ये उसका डिस्क्रिशनरी पावर है प्रेसिडेंट का। The governor has no security of tenure and no fixed term of office. He may be removed by the president at any time. Of course, अभी तक हमने यही डिस्कस किया कि जो गवर्नर का जो टेन्योर होता है वो मैक्सिमम 5 इयर्स का तो होता है, लेकिन उसका कोई सिक्योरिटी नहीं होता है। प्रेसिडेंट को जब लगेगा कि गवर्नर सही से फंक्शन नहीं कर रहा है, उसको वो कभी भी रिमूव कर सकता है। ठीक है,
द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट ले डाउन एनी ग्राउंड्स अपॉन विच ए गवर्नर मे बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसका मिसयूज अक्सर होता है हमारे कंट्री में। हमने ये तो देख लिया कि गवर्नर को कभी भी प्रेसिडेंट हटा सकते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कहीं मेंशन नहीं किया गया है कि किस ग्राउंड पे गवर्नर को वो रिमूव कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो प्रेसिडेंट के पास पावर है वो डिस्क्रेशनरी पावर है, मतलब वो अपने विवेक के आधार पे अगर उसको लगेगा कि गवर्नर को हटा देना चाहिए तो वो गवर्नर को हटा देगा। अब इसी का बहुत बार मिसयूज होता है। हमारे यहाँ इन जनरल क्या होता है कि जिसकी सरकार होती है प्रेसिडेंट भी उसी का होता है। ऑल्दो हमने ये देखा कि जो प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन का जो प्रोसेस है वो कैसा होता है, वो हमने देखा था कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है, यानी कि पूरे कंट्री का इक्वल पार्टिसिपेशन हो। इसके लिए जो वोटिंग सिस्टम है वो नॉर्मलाइजेशन भी होता है। लेकिन इन सब के बावजूद भी जो कन्वेंशन चलता आ रहा है वो यही देखा गया है कि जो गवर्नमेंट सेंटर में होती है प्रेसिडेंट भी उसी का होता है। तो होता क्या है कि कोई गवर्नमेंट सेंटर में है, उसका प्रेसिडेंट आया, अब वो क्या करती है कि पुराने गवर्नर्स, यानी कि जो वैसे गवर्नर जिसको किसी दूसरे गवर्नमेंट के प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया था, तो उन सबको वो रिमूव कर देती है और फिर अपने नए गवर्नर्स लाती है। तो यही इसमें मेंशन है। एक वीपी सिंह का केस है और एक पीवी नरसिम्हा राव जब प्रेसिडेंट थे, तो उस टाइम में ये अक्सर होता है हमारे कंट्री में कि जब मान लीजिए कांग्रेस की गवर्नमेंट आ जाएगी तो जो भी बीजेपी वाले गवर्नर्स हैं उनको हटा दिया जाएगा, फिर कांग्रेस के गवर्नर्स वहाँ पे आएंगे। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि जो गवर्नर आपने देखा कि वो क्या है, एग्जीक्यूटिव हेड है स्टेट का और साथ ही साथ वो एजेंट है सेंटर का। तो सेंटर गवर्नर के थ्रू स्टेट पे क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो अगर उसका गवर्नर खुद का होगा तो वो स्टेट पे कुछ हद तक कंट्रोल कर पाएगा। तो इसी उद्देश्य से ये सरकार हमारे यहाँ करती है और ऐसा इसलिए कर पाती है क्योंकि ये उसका डिस्क्रिशनरी पावर है प्रेसिडेंट का। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पे एक द प्रेसिडेंट में ट्रांसफ़र ए गवर्नर अपॉइंटेड टू वन स्टेट टू अनदर स्टेट फॉर रेस्ट ऑफ द टर्म। अब ये एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अगर मान लीजिए कोई प्रेसिडेंट अगर कोई गवर्नर अगर बिहार का गवर्नर बन गया तो अब उसका टेन्योर 5 साल का होगा। तो क्या ज़रूरी है कि वो पूरा 5 साल सिर्फ बिहार में स्पेंड करेगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसको 5 साल का टेन्योर मिला है, अब वो 5 साल कहीं भी पूरा कर सकता है। हो सकता है कि 3 साल बिहार में करे, 1 साल हिमाचल प्रदेश में करे, 1 साल केरला में करे। तो ऐसे करके भी वो अपना 5 साल का टेन्योर पूरा कर सकता है। तो अगर देखें तो भले ही ये एक कहने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, अपने आप में एक ऑफिस है, लेकिन ये गवर्नमेंट जॉब की तरह है, इसका भी तबादला हो रहा है एक जगह से दूसरे जगह। ठीक है। फर्दर ए गवर्नर हुज टर्म हैज एक्सपायर्ड मे बी रीअपॉइंटेड इन द सेम स्टेट और एनी अदर स्टेट। मतलब गवर्नर को भी रीअपॉइंट किया जा सकता है। जैसे प्रेसिडेंट के केस में हमने देखा था कि एक इंसान इनफाइनाइट टाइम्स प्रेसिडेंट बन सकता है, वैसे ही एक इंसान कितनी दफ़ा भी गवर्नर बन सकता है। ए गवर्नर कैन होल्ड ऑफिस बियॉन्ड हिज टर्म ऑफ 5 years अंटिल हिज सक्सेसर अज्यूम्स चार्जेज। द अंडरलाइंग आइडिया इज दैट देयर मस्ट बी ए गवर्नर इन द स्टेट एंड देयर कैन नॉट बी एन इंटरिग्नम। तो हमने प्रेसिडेंट के केस में भी देखा था कि अगर प्रेसिडेंट का टेन्योर मान लीजिए 5 साल पूरा हो गया, लेकिन जो नया प्रेसिडेंट है वो इलेक्ट ना हो पाया हो, तो फिर वो 5 साल के बियॉन्ड भी कंटिन्यू करेगा, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा मेंशन है कि एक प्रेसिडेंट होना ही चाहिए। उसी तरीके से गवर्नर के केस में भी है कि गवर्नर का टेन्योर 5 साल का होता है मैक्सिमम, लेकिन वो 5 साल के भी बियॉन्ड जा सकता है यदि सक्सेसर जो उसके बाद आने वाला गवर्नर है वो अपना चार्ज अज्यूम नहीं करता है जिस दिन उसका ख़त्म हो रहा है। ठीक है, और इसके पीछे भी वही आइडिया है कि देयर शैल बी ए गवर्नर इन द स्टेट। द प्रेसिडेंट कैन मेक सच प्रोविजंस एज ही थिंक्स फिट फॉर द डिस्चार्ज ऑफ द फंक्शन ऑफ द गवर्नर in any contingency not provided in the constitution. For example, the death of a sitting governor. Thus, the Chief Justice of the concerned state High Court may be appointed temporarily to discharge the functions of the governor of the state. कहने का मतलब यह हुआ कि अगर कुछ मान लीजिए कुछ ऐसा घटना घट जाता है कि गवर्नर अब नहीं रहा, मान लीजिए उनकी मृत्यु हो जाती है किसी रीजन से, तो प्रेसिडेंट के हाथ में यह होता है कि वो
जो गवर्नर का जो फंक्शन है वो कौन डिस्चार्ज करेगा या प्रेसिडेंट डिसाइड कर सकता है। तो वो चाहे तो चीफ जस्टिस जो कंसर्न्ड स्टेट हाई कोर्ट का है वो एज ए गवर्नर कर सकता है। अगर इसको हम कंपेयर करें यूनियन से, तो वहाँ मैंने देखा था कि अगर प्रेसिडेंट की अगर मान लीजिए मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद जो उसका चार्ज है वो वाइस प्रेसिडेंट लेगा। इन केस अगर वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है तो जो चीफ जस्टिस होंगे इंडिया के वो उस चार्ज को लेंगे। उसी तरीके से यहाँ पे गवर्नर के बाद तो वाइस गवर्नर नहीं होता है, तो इसीलिए चीफ जस्टिस जो कंसर्न्ड स्टेट हाई कोर्ट है वो यहाँ पे अपॉइंट किए जाएंगे। लेकिन ये सब प्रेसिडेंट के हाथ में है, ये प्रेसिडेंट चाहे तो किसी और को भी दे सकता है। ठीक है, अब आते हैं कंडीशन ऑफ गवर्नर्स ऑफिस। द कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन द फॉलोइंग कंडीशंस फॉर द गवर्नर्स ऑफिस। He should not be a member of either House of Parliament or a House of the State Legislature. If any such person is appointed as governor, he is deemed to have vacated his seat in that house on the date on which he enters upon his office as the governor. ये हमने प्रेसिडेंट के केस में भी देखा था कि एक इंसान एक टाइम में प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट का मेंबर या किसी स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर नहीं रह सकता, या कोई भी दूसरा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वो नहीं ले सकता। यानी कि अगर कोई पार्लियामेंट का मेंबर है या फिर स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर है तो उसको रिजाइन करना होगा उस पोस्ट से, तभी जाके वो गवर्नर बन सकता है। ही शुड नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। कोई भी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, मतलब आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और आप गवर्नर बनना चाहते हैं तो फिर आपको अपना गवर्नमेंट जॉब छोड़ना पड़ेगा, तभी जाके आप गवर्नर बन सकते हैं। तो ये भी सेम केस था प्रेसिडेंट के केस में। ही इज इंटाइटल्ड विदाउट पेमेंट ऑफ रेंट टू यूज ऑफ हिज ऑफिशियल रेसिडेंस। मतलब जो उनको एक भवन मिलता है उसको राज भवन बोलते हैं, जैसे वहाँ पे राष्ट्रपति भवन मिलता था। तो हर स्टेट में एक राजभवन होता है। When the same person is appointed as the governor of 2 or more states, the emoluments and allowances payable to him are shared by the states in such proportion as determined by the president. अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट ये है, हमने क्या देखा था कि जो गवर्नर है वो एक से ज़्यादा स्टेट को वो कंट्रोल कर सकता है, मतलब एक से ज़्यादा स्टेट का वो गवर्नर हो सकता है एक ही पर्सन। तो सवाल है कि क्या फिर उसको, मान लीजिए कि कोई पर्सन अगर 2 स्टेट का गवर्नर है तो क्या उसको जो सैलरी मिलेगा वो 2 स्टेट का मिलेगा? नहीं, उसको एक ही स्टेट का मिलेगा। मतलब अगर वो गवर्नर भले ही 3 स्टेट का हो, 4 स्टेट का हो, 5 स्टेट का हो, लेकिन उसका जो सैलरी होगा वो उसको सिर्फ एक स्टेट का मिलेगा। लेकिन जो उसका सैलरी होगा वो बांट दिया जाएगा 5 स्टेट में, और किस रेशियो में किस स्टेट को कितना देना है ये डिटरमाइन करेगा प्रेसिडेंट। ठीक है, अब आगे है, लाइक द प्रेसिडेंट द गवर्नर इज ऑल्सो इंटाइटल्ड टू ए नंबर ऑफ प्रिविलेजेज एंड इम्यूनिटीज। हमने देखा था प्रेसिडेंट के केस में भी कि उनको बहुत सारा प्रिविलेज मिलता है और बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी मिलता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कौन कौन सा इम्यूनिटी गवर्नर को मिलता है एज कंपेरिजन टू प्रेसिडेंट। ही इंजॉयज पर्सनल इम्यूनिटी फ्रॉम लीगल लाइबिलिटी फॉर हिज ऑफिशियल एक्ट्स। हमने देखा था प्रेसिडेंट के केस में भी कि अगर कोई ऑफिशियल एक्ट करता है और अगर उससे कुछ गलत डिसीजन हो जाता है तो उस केस में वो जिम्मेदार नहीं होता है और उस पर आप कोई लीगल लाइबिलिटी नहीं डाल सकते, और इसमें उसको इम्यूनिटी मिलता है। मतलब इसके लिए उस पर आप कोई भी केस नहीं चला सकते। इसके आगे है, ड्यूरिंग हिज टर्म्स ऑफ ऑफिस ही इज इम्यून फ्रॉम एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इवन इन रेस्पेक्ट ऑफ हिज पर्सनल एक्ट्स। तो एक तो हो गया कि मान लीजिए उसने कोई ऑफिशियल एक्ट के लिए या उसने कुछ भी ऐसा डिसीजन लिया हो कि जो कानूनन एक जुर्म हो, तो उस केस में आप उस पर कोई केस नहीं चला सकते। लेकिन अगर उसने कुछ पर्सनल लेवल पे भी अगर कुछ गलत काम किया है तो उस केस में भी आप उस पर क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं चला सकते, आप उसको अरेस्ट नहीं कर सकते, जेल में नहीं डाल सकते। ये हमने देखा था प्रेसिडेंट के केस में भी और यहाँ पे भी है। लेकिन अगर उसने कोई पर्सनल एक्ट किया है तो उसके लिए आप क्रिमिनल प्रोसीडिंग तो नहीं चला सकते, लेकिन सिविल प्रोसीडिंग चला सकते हैं। और ये केस प्रेसिडेंट के साथ भी था और सेम गवर्नर के साथ भी है। लेकिन यहाँ पे आपको 2 मंथ का नोटिस देना पड़ेगा, और वहाँ भी हमने देखा था कि उसको 2 मंथ का नोटिस देना पड़ेगा, उसके बाद ही आप सिविल प्रोसीडिंग चला सकते हैं। तो फिर से एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। कोई ऑफिशियल एक्ट है तो उस केस में तो आप उसको कुछ नहीं कर सकते। अगर कोई उसका पर्सनल एक्ट है तो उस केस में आप सिविल प्रोसीडिंग चला सकते हैं, वो भी 2 महीने का नोटिस देके, लेकिन उस पर कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं चला सकते। और ये बिल्कुल सिमिलर है प्रेसिडेंट से। ठीक है, इसके बाद देखते हैं ओथ। द ओथ ऑफ
office to the governor is administered by the chief justice of concerned state high court and in his absence the senior most judge of that court available। अगर हम पहले प्रेसिडेंट को देखें तो वहाँ हमने देखा था कि जो ओथ होता है प्रेसिडेंट को कौन दिलवाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलवाता है। उसी तरीके से स्टेट के केस में गवर्नर को जो ओथ दिलवाता है वो कौन दिलवाता है, वो जो चीफ जस्टिस जो वो स्टेट है उस स्टेट का जो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा वो देगा, और अगर वो अब्सेंस होगा तो जो सीनियर मोस्ट जज होगा उस कोर्ट का वो दिलवाएगा। तो वाइस प्रेसिडेंट के केस में इसको अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट। ये अपना रेजिग्नेशन किसको सौंपता है, प्रेसिडेंट। इसको ओथ कौन दिलवाता है, चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट हाई कोर्ट। ठीक है, अगर प्रेसिडेंट की बात करें तो उसको अपॉइंट कौन करता है, कोई नहीं, इलेक्शन के थ्रू होता है। उसको ओथ कौन दिलवाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और वो अपना रेजिग्नेशन किसको देता है, वाइस प्रेसिडेंट को। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। अब हम कल के क्लास में इस पे कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और फिर उसके क्लास में फिर से कंटिन्यू करेंगे अपने कॉन्सेप्ट वाले पार्ट को। टिल देन, थैंक यू सो मच।